हसीन दिलरुबा के पहले और दूसरे पार्ट में हमने रानी को एक ऑथर दिनेश पंडित का जिक्र करते हुए सुना, जिससे ऐसा लगा कि रानी उसकी राइटिंग से कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है और मे भी यही एक वजह थी कि वो किसी बोरिंग शादी में नहीं रहना चाहती थी, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में देखा। क्योंकि ऋषु की लाइफ में कोई थ्रिल तो था नहीं और लोगों की जैसे छोटे शहर में जिंदगियां होती हैं कि सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर वापस आ जाना, वही नॉर्मल रूटीन में रोज रहना, ये सब रानी को पसंद नहीं था। ऋषु होमली लड़की चाहता था और रानी वो थी नहीं। उसे थ्रिल चाहिए था और वो थ्रिल उसको नील के साथ दिखा, जिसके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल में आ गई। रानी शादी से पहले दिल्ली में पली बड़ी थी और शादी के बाद एक छोटे शहर में शिफ्ट होने के बारे में उसको थोड़ा डाउट था। तभी उसका ज्वालापुर जैसे छोटे शहर में सेटल होने का मन नहीं था, इस डाउट से कि शायद वहाँ उसकी लाइफ रुक सी जाएगी, क्योंकि वहाँ उसके पास लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ खास नहीं होगा, इसी डाउट से। पर दिनेश पंडित की किताबों से इन्फ्लुएंस होके रानी ने ज्वालापुर में आने का फैसला लिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दिनेश पंडित के नॉवेल्स के कैरेक्टर्स की लाइफ में कितना ड्रामा और सीरियस इवेंट्स होते हैं, इसका उसे आइडिया था। इसीलिए रानी ने अपनी शादी और ज्वालापुर को एक चांस देने का फैसला किया। ये बात वैसे मूवी में सीधे तौर पर तो नहीं कही गई है, बट मुझे लगता है कि रानी ने दिनेश पंडित के नॉवेल्स पढ़कर ही उसने छोटी सिटीज के बारे में अपनी राय बनाई होगी और सोचा होगा कि जैसा इन नॉवेल्स में होता है शायद मुझे भी वही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तभी वो पंडित की राइटिंग से इतनी प्रभावित थी और बार बार पंडित को कोट भी करती रहती थी। और फिर एग्जैक्ट वैसा ही हुआ जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, कि उनकी जिंदगी भी दिनेश पंडित की किताबों की तरह हो जाएगी। हसीन दिलरुबा के दोनों पार्ट्स की स्टोरी और राइटिंग वैसे डायरेक्ट इंस्पिरेशन है पल्प नॉवेल्स की राइटिंग से, जो हमें साफ दिखा। तो हसीन दिलरुबा के बाकी किस्सों पर बात करने से पहले और ये जानने से पहले कि पंडित की राइटिंग का अलग अलग कैरेक्टर्स की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, चलो पहले एक बारी ये समझते हैं कि पल्प लिटरेचर का मतलब क्या है। पल्प लिटरेचर या पल्प नॉवेल्स को समहाउ लो क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि इसमें सटलिटी की कमी होती है और प्लॉट को एग्जैजरेट करके बताया जाता है। पल्प फिक्शन के कैरेक्टर्स लव और लस्ट को एक्सप्लोर करने से कभी नहीं कतराते हैं और ज्यादा बड़े पब्लिकेशंस इन स्टोरीज या नॉवेल्स को नहीं छापते हैं, क्योंकि ये यूजुअली लो क्वालिटी पेपर पर छापे जाते हैं, जिससे पल्प शब्द का जन्म हुआ। ये नाम लो क्वालिटी वुड पल्प पेपर पर छपने के कारण पड़ा, जो मैगजीन्स या बुक्स अपनी सनसनीखेज कहानियों के लिए मशहूर थी जब ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, और ये अपनी चकाचौंध से भरी और शाइनिंग कवर आर्ट के लिए पॉपुलर थी। पल्प लिटरेचर का बेसिकली मकसद होता था तेजी से घटने वाली एक्शन, रोमांस, एडवेंचर और रहस्यमय कहानियों को लोगों के सामने पेश करना। इन कहानियों में अक्सर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव्स हो, पैशनेट एक्सप्लोरर्स और इवन एलियंस तक की स्टोरीज होने के कारण ये काफी पॉपुलर थी, जिनके प्लॉट्स अक्सर मेलोड्रामेटिक होते हैं, बट लोगों को इन्होंने हमेशा एंटरटेन किया, विच इज द रीजन आई गेस हसीन दिलरुबा का फर्स्ट पार्ट सभी को पसंद आया, इसके नेवर एंडिंग ट्विस्ट्स के कारण। ये कहानियां आम जनता के लिए लिखी जाती हैं, जिसमें मोस्टली डिटेक्टिव फिक्शन, साइंस फिक्शन, हॉरर और रोमांस जैसे जॉनर्स पर फोकस होता है, और अक्सर आपने इन्हें बस स्टैंड्स या रेलवे स्टेशन के पास किताबों के लगे स्टैंड्स पर देखा भी होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बेशक इनकी कम होती है, बट इनकी अपील उतनी ही बड़ी है, जो ये एक वाइडली वर्किंग क्लास रीडरशिप को अपनी तरफ खींचती है। क्रिटिक्स चाहे इन्हें लिटरेरी मेरिट की कमी के लिए इनकी निंदा करते हो, लेकिन पल्प फिक्शन ने पॉपुलर कल्चर पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। इंडिया के फेमस एग्जांपल्स है जासूसी दुनिया सीरीज और विमल सीरीज जैसे पल्प नॉवेल्स। ये एक ऐसा जॉनर है जो शायद सस्ते कागज पर शुरू हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव सोसाइटी पर अनमोल है। अगर देखा जाए तो इन नॉवेल्स के प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल बॉलीवुड मसाला फिल्म के कैरेक्टर्स जैसे होते हैं, जो परफेक्ट क्राइम करके और ड्रामेटिक कोर्टरूम ट्रायल से जीत कर निकल आते हैं, और शायद यही सब चीजें हसीन दिलरुबा में रानी को भी अट्रैक्ट करती थी। अब एक बात तो क्लियर करनी होगी कि दिनेश पंडित किसी रियल लाइफ पर्सन पर तो बेस्ड नहीं है, बट इस मूवी की राइटर कनिका ढिल्लों के अकॉर्डिंग उन्होंने इन पल्प राइटर्स को अपनी मूवी के जरिए ट्रिब्यूट दिया है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हसीन दिलरुबा फ्रेंचाइजी का ट्रीटमेंट और स्टोरी लाइन पल्प लिटरेचर की राइटिंग से काफी इंस्पायर्ड लगती है। हम यहाँ दिनेश पंडित के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो हसीन दिलरुबा फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में
अगर बना तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि सेकंड फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा के एंड में एक ट्विस्ट आया जहां हमने देखा कि रिशु और रानी ने एक बार फिर अपनी मौत का नाटक किया, जो कि उन्होंने अपने दुश्मन अभिमन्यु यानी कि सन्नी कौशल के कैरेक्टर से ये आइडिया बोरो किया। अभिमन्यु के पास दिनेश पंडित के नॉवल से भरी एक पूरी अलमारी थी और रानी भी ये देखकर हैरान रह गई कि उसी राइटर का अभिमन्यु भी उनसे बड़ा फैन है, जो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनसे बड़ा फैन भी कोई और भी हो सकता है। दिनेश पंडित के नॉवेल्स के टाइटल्स उतने ही एक्साइटिंग थे जितने कि उनके प्लॉट, जैसे कि कसौली का कहर और मगरमच्छ का शिकंजा। इन नॉवेल्स में कुछ ऐसे थ्रिलिंग पॉइंट्स थे जहां रिशु और रानी हमेशा पुलिस से बचकर निकल आते, इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद भी। बेसिकली इन दोनों को हमने ऑड्स को डिफाई करके कुछ ऐसा करते देखा है दोनों पार्ट्स में जो लार्जर देन लाइफ है। और मैं सच कहूँ तो जो मजा मुझे सन्नी कौशल के कैरेक्टर को देखने का आया और किसी को भी देखने का इतना नहीं आया इस पार्ट में। ब्रिलियंटली रिटन। अभिमन्यु एक रहस्यमयी इंसान था और उसकी मासूम सी मुस्कुराहट के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ तो चल रहा होता था, क्योंकि इस मूवी में अपने को पता चला कि वो कितना लोनली है अपनी लाइफ में, लेकिन जब रानी उसकी लाइफ में आई उसे जीने की एक उम्मीद मिली और वो बस रानी के साथ जीना और मरना चाहता था। और जब उसे पता चला कि रानी उससे शादी मजबूरी में कर रही है, तब भी उसने कोई आपत्ति नहीं जताई कि उसका ऑलरेडी एक लवर भी है। फिर रिशु और रानी ने अपनी मौत का नाटक करने का प्लान बनाया और अभिमन्यु को जेल में डाल दिया। रानी ने मृत्युंजय यानी कि मोंटू अंकल को एक वाटरफॉल के पास बुलाया और वो क्लिफ से कूद गई, ऐसा दिखाने के लिए कि उन्होंने अपनी जान दे दी है। अभिमन्यु को कस्टडी में ले लिया गया और मोंटू ने सुकून की सांस ली कि कम से कम उन्होंने इन तीनों में से किसी एक को तो पकड़ लिया है। लेकिन रानी और रिशु जिंदा थे। वैसे अभिमन्यु को यह पता था क्योंकि उन्होंने उस पर उसकी ही ट्रिक चिपका दी थी। अगर आपको डिटेल में फिर आई हसीन दिलरुबा की एंडिंग एक्सप्लेन चाहिए तो ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा और इस चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी अवेलेबल है अलॉन्ग विद अदर कंटेंट, आप चेक कर सकते हो। तो जब मोंटू अभिमन्यु को आगरा वापस ले जा रहा था फ्लाइट में, तब उसने एक रेवलेशन किया जो एक तरीके से नेक्स्ट पार्ट का टोन सेट करेगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जब मोंटू ने यह कहा कि दिनेश पंडित उसका पिता है और अभिमन्यु ने मोंटू के शब्दों को हो सकता है गलत समझा हो। उसने सोचा कि मोंटू को कैसे पता कि दिनेश पंडित उसका पिता है। तो ये पॉसिबल है कि हम दिनेश पंडित के परिवार की बैक स्टोरी के बारे में और ज्यादा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में अगर आया तो। अभिमन्यु ने रानी को बताया था कि उसने अपनी फैमिली को कैसे मारा और इसीलिए मुझे लगता है कि हम शायद उस दिनेश पंडित से भी मिल सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में और उसकी पास्ट लाइफ के बारे में भी हम जान सकेंगे डिटेल में। ये मेरा आइडिया है, बाकी देखो क्या होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि लोग अब तक ये तो नहीं जानते हैं कि अभिमन्यु ने पास्ट में और कौन कौन से क्राइम्स किए हैं, और अगर शायद तीसरा पार्ट बन जाए तो हम इनके बारे में भी जरूर जान सकेंगे।